हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एसएसटी की मैराथन क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक क्वेश्चन के माध्यम से कम नए 4 क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस के माध्यम से करेंगे, तो सभी लोग सीखने पर ध्यान दें और जो भी फैक्चुअल नॉलेज है उसको याद कर लें। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल, मतलब हमको बच्चे के जो विद्यालय का जीवन है, ठीक है, उसको किससे जोड़ना चाहिए। किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, अर्थात समाज के साथ होना चाहिए। तब जब मैंने आपको एनसीएफ पढ़ाई थी, जिसने भी ना पढ़ी हो वो जाए वीडियो देख ले, जाके 2 वीडियो पड़े हुए हैं। तब कम से कम एनसीएफ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं 150 में। देखिए एनसीएफ जो है 2005 5 ही सिद्धांतों पर टिकी हुई है। तो ये जो है चौथा वाला एक इसका सिद्धांत है कि हमें बच्चों के जो विद्यालय है उसकी जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उसको बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। मतलब बच्चों की वास्तविक दुनिया से जोड़ते हुए बच्चों को हमको पढ़ाना है। सो 4 इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, बताइए। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यह पाठ को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक इसलिए है, ठीक है, साइंटिफिक इसलिए क्योंकि इसमें भी किसी भी चीज़ को ऐसे जस्ट उठाकर नहीं रख दिया जाता, उसका जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन होता है, उस पर चिंतन होता है, मनन होता है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसके आधार पर एक वर्ड या एक लाइन लिखी जाती है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख दिया जाता, इसीलिए इसको हम वैज्ञानिक कहते हैं। सो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में प्रमाणित ज्ञान को जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो को अर्जित किया जाता है, इसलिए इसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिकता है, ठीक है, उच्च प्राथमिक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है, बताइए। जो एसएसटी है उसमें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान तो नहीं आती, इतना तो सभी जानते होंगे, तो ये तो होगा नहीं। तब हमारे 3 बच्चे, देखिए जो एसएसटी है, एसएसटी का मतलब है उच्च प्राथमिक स्तर पर जूनियर लेवल पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, इसको हम कहते हैं। ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सामाजिक विज्ञान में आ जाती हैं। बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। मतलब जो हमारा जो एसएसटी है, एसएसटी के जो हमारा जो क्यूरिकुलम है, जो सिलेबस है, वो किस पर केंद्रित है, किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, जूनियर लेवल पर। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने देश, राज्य, क्षेत्र पर अध्ययन करना, ठीक है, भारत के अतीत और समसामयिक विषय का अध्ययन करना। तब किस पर आधारित है, तो देखिए जो हमारा जूनियर लेवल पर जो है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे किस पर फोकस किया जाता है, इस पर, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना और अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, ठीक है।
हम लोग याद करते हैं हमारे देश में कितने राज्य, कितनी राजधानियाँ, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर्वत है, कौन सी नदियाँ हैं। तो ठीक है, तो इसका भी अध्ययन करते हैं। भारत के अतीत और सामयिक विषय, जो सामयिक विकास होता है उसका मतलब होता है जो हमारा करंट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसकी बात जूनियर लेवल पर नहीं की जाती है। इसकी बात जूनियर लेवल पर नहीं की जाती, उच्च लेवल पर की जाती है, इसलिए सी नहीं होगा। अब सी कहाँ कहाँ, जे नहीं होगा, जे नहीं होगा, इसलिए 4 इज आवर राइट ऑप्शन। आराम से क्लास को देखिए, ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए असर्शन और रीजन वाले कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा गया है। ये कथन और रीजन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, कथन है और कारण है। कथन कथन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कारण होगा। ऊपर कथन, नीचे होता है कारण। तो कथन तो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा गया है, बिल्कुल सही है। यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष, ठीक है, पेडागोजिकल जो हमारा एस्पेक्ट है के लिए लाभकारी रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन जो एसएसटी है, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, वो सीधे सीधे हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इससे क्या है, इसको हमको पेडागोजिकल जो हमारा शिक्षण शास्त्रीय है, पढ़ाने के तरीके हैं, उससे हमको समाज को सीखने में मदद मिलती है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अब बताइए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है। अब संकल्पनात्मक ज्ञान क्या होता है, कंसेप्चुअल ज्ञान। ठीक है, ज्ञान को कौन आंकता है। हम धरती के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, कारण दीजिए। अंतर्जनित व बहिर्जनित बल क्या होता है। सागर का जल नमकीन क्यों होता है, कारण दीजिए। वायु की गुणवत्ता खराब क्यों हो रही है, कारण बताइए। और वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए रास्ते और साधन सुझाइए। तब इसको आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला बताना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल कौन सा इसमें होगा, देखिए जो कारण बताने वाला होता है वो होता है एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। उसमें हमको अपनी तरफ से कारण बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। और केवल जिसको हम डिक्लेरेटिव नॉलेज भी कहते हैं, जो केवल एज इट इज, भाट इज, डिक्लेरेटिव नॉलेज मैंने इंग्लिश में पढ़ाई है। ठीक है, जिसमें भाट इज मतलब क्या है, केवल हमको जस्ट इतना बताना है क्या चीज़ है, कारण नहीं बताने हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंड। ठीक है, अंतर्जनित व बहिर्जनित बल, जो 2 टाइप्स के जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में केवल क्या है, हमने भाट बताया था। डिक्लेरेटिव नॉलेज जो होती है केवल फैक्चुअल नॉलेज, उसके बारे में उसको हम कहते हैं संकलनात्मक ज्ञान। तो समझ के रखना। और जो 3 जो क्वेश्चन है ये कैसे हैं, ये हमारे संकलनात्मक नहीं है, ये हाउ वाले क्वेश्चन है। देखिए 2 प्रकार की नॉलेज हमने आपको बताई है, एक तो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है, एक होती है एक्सप्रेसिव नॉलेज। तब ये जो 3 है ये एक्सप्रेसिव नॉलेज में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। प्रासंगिकता का मतलब है किसी चीज को करने का कारण, किसी चीज को पढ़ने का कारण। भाई क्या कारण है कि हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं, इसका हमारे लिए मतलब क्या है। तब फिर कथन दिए हुए हैं 3, यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। एक अंतर संबंधित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर कद्र करने की आवश्यकता है। तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना चाहिए। बताइए किस स्तर पर बात की जा रही है, प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को मतलब जूनियर लेवल पर बात की जा रही है। तब देखिए इसमें जो ए बी है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना चाहिए। ठीक है, हाँ मतलब करंट अफेयर का आपको ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों होंगे, ए बी सी, थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। आपको करंट भी होना चाहिए कि इसमें क्या चल रहा है, जैसे भारत में इसमें संसद का सत्र चल रहा है,
चुनाव हुए हैं, सभी सांसद जो है सदन में 18वीं लोकसभा है शपथ ग्रहण ले रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भारत में चुनाव हुए हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो ये आपको करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हमारे तीनों सही है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 8। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब बताइए, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्टडी एंड सोशल साइंस? सामाजिक अध्ययन का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का छोटा हिस्सा मात्र है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पूर्णतः दो अलग अलग हैं। नहीं, अलग अलग तो नहीं है, तो ये तो बात गलत है। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन का है, आप सोशल स्टडीज़ का है या सोशल साइंस का है, इन जो हमारा जो सोशल साइंस है, ठीक है, सॉरी सोशल साइंस नहीं, जो सोशल स्टडीज़ है, जो हमारी सामाजिक अध्ययन है, वो क्या है? वो एकीकृत अध्ययन है। किसका? सामाजिक विज्ञान का। जब हम सामाजिक की जो विज्ञान है सभी को जोड़ देते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान में मान लीजिए 4 चीज़ें आती हैं, इतिहास है, भूगोल है, समाज शास्त्र है, नागरिक शास्त्र, सभी 4 चीज़ें आती हैं। ऐसे बना लिए 4 चीज़ें। अब चारों को जब जोड़कर अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इंटर रिलेटेड करके एक दूसरे को जोड़ कर जब अध्ययन किया जाता है, एकीकृत करके, इंटीग्रेटेड करके, तो इसे ही हम सामाजिक अध्ययन कहते हैं। तो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। है बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस। सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है? सामाजिक विज्ञान अवधारणात्मक स्मरण पर बल देना, केवल मतलब याद करने पर ध्यान देना, विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग करना, विषय वस्तु जानकारी आधारित होनी चाहिए, केवल इंफॉर्मेटिव ज्ञान होना चाहिए, इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर वैज्ञानिक खोज की बात की जा रही है, बच्चों के मतलब किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से सीखने की बात की जा रही है, तब वो ऑप्शन हमारा सही होगा। सो 4 इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग अपने साथ साथ जो है करने का भी प्रयास करें, अपना स्कोर काउंट करते चले। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार, ठीक है, विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। आप अपने बच्चों को वनों के बारे में बताना चाहते हैं कि कितने प्रकार के वन होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। देखिए, जो एसएसटी है और जो ईवीएस है, इसमें जो क्षेत्र भ्रमण है, हमारा जो फील्ड ट्रिप है, इसका सबसे ज़्यादा योगदान है और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा अपने सेंसेस का यूज करते हैं, इसीलिए इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो आप क्या करें, आप बच्चों को विद्यालय के समीप, ठीक है, जो भी नियर में फॉरेस्ट वगैरह, उनको आप ट्रिप करवा दीजिए, जिससे बच्चों को वनों के प्रकार के बारे में पता चल जाएगा। सो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। बाजार, अब बताइए, इतनी छोटी चीज है बाजार, मार्केट, विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय पेडागोजिकल विधि सर्वोत्तम हो सकती है, अच्छी हो सकती है? आपको बाजार पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र के में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंडिकेट करना, मतलब दर्शाना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तब देखिए, अगर आपको बच्चों को मार्केट के बारे में बताना चाहते हैं कि मार्केट क्या होती है, किस स्थान को कहते हैं हम,
कितने प्रकार की मार्केटें होती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ बच्चों को विभिन्न प्रकार के चित्र हैं उनको दिखा दीजिए, और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पेट्रोलियम की मार्केट है, ऑयल मार्केट है, सब्जी की मार्केट है, और सराफा की मार्केट है, किराना की मार्केट, सभी की मार्केट जो होती है, कपड़ा की मार्केट है, सभी की अलग अलग होती है। तो आप सबसे अच्छा ये रहेगा सिखाने के लिए, आप सभी के फोटो लें और वो बच्चों को दिखा दें। सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। सीटेट 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो ट्रेंड में चल रहे हैं क्वेश्चन। जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाते कहानी सुनाता है। कौन? अध्यापक अपने क्लासरूम में कहता है कि तुम लोग पानी को सेव अच्छे से नहीं करते हो। एक हमारे गांव में लड़की है, कुछ भी कहता है, वो बहुत अच्छी प्रकार से पानी को सेव करती है, उसको बहुत तरीके पता है। तब बताइए, जो इस प्रकार की वो कहानी सुनाता है वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है? अवलोकनात्मक उपागम, चर्चा, वृत्तांत उपागम, समस्या समाधान उपागम। आज से ध्यान कर लीजिए, जब किसी का भी स्पेसिफिक नाम लेके उदाहरण देके कहानी सुनाई जाए, ठीक है, उसका उदाहरण देके बताया जाए, तब इसको हम वृत्तांत उपागम कहते हैं। ठीक है, वृत्तांत देना, किसी का स्पेसिफिक नाम लेके उसके बारे में बताना। सो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे। कहाँ से आरंभ करें, कहाँ से शुरू करेंगे, बताइए। छात्रों को दिशाओं, मापदंड मतलब स्केल और चिन्हों को समझाकर आप अपने बच्चों को मैप के बारे में बताना चाहते हैं। भारत के मानचित्र का परिचय देकर सबसे पहले भारत के मानचित्र के बारे में बता दिया। छात्रों को कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए कहकर मानचित्र की रूपरेखा को अंकित करने का निर्देश देखा। देखिए, अगर आप मैप को पढ़ाना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज होती है, प्राइमरी चीज होती है मैप में दिशाओं का ज्ञान। अगर बच्चे दिशाओं का ज्ञान ही नहीं है तो बच्चे मैप को नहीं सीख पाएंगे। जैसे मैंने आपको मैप की में दिशाएं बताई, कितनी मैप में दिशाएं होती हैं? 4। देखिए, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और 4 इनके बीच में होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं हम साउथ ईस्ट, इसको कहते हैं हम साउथ वेस्ट, और इसको कहते हैं हम साउथ, नहीं सॉरी, इसको कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से टोटल 8 दिशाएं होती हैं। मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि तमिलनाडु भारत के मैप में किस दिशा में है, तब तमिलनाडु साउथ में है, बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ पर है। तब बच्चों को सबसे पहले आपको दिशाएं बताना है, फिर स्केल समझानी है, फिर आपको मैप के ऊपर जंप करना है। ऐसा नहीं पहले मैप ही पढ़ाने लगे, पहले दिशाओं का ज्ञान उसको करा दिया। 14 क्वेश्चन नंबर हमारा, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक, रुक जाइए, इसका आंसर टिक किया है कि नहीं किया? अच्छा, तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, छात्रों को दिशाओं, स्केल और चिन्हों को समझाकर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है, बताइए। आप बच्चों को जो है लोकतंत्र के बारे में बताना चाह रहे हैं। किलपैट्रिक के निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि मतलब पढ़ाने की विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है, बेस्ट विधि है? खेल विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, खोजबीन विधि। जब भी आपको कहीं भी किलपैट्रिक लिखा हुआ मिल जाए, तब किलपैट्रिक जी ने जो है प्रोजेक्ट मेथड की बात की है, परियोजना विधि की बात की है। तब सीधे ऑप्शन को देखते हुए जो परियोजना वाला है उसको सही कर दो, उसको सर्किल कर दो। सो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15।
भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग, ठीक है, इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती है? मतलब एक टीचर है, वो अपने बच्चों को बताती है कि जो हमको उद्योग लगाना चाहिए उसके लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है, कौन सा स्थान होना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए जहाँ पर हमको एक उद्योग लगाना चाहिए। अब मान लीजिए आपने उद्योग लगा दिया और वहाँ पर जो जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो बहुत दूर से आता है, तो वहाँ पर जो उद्योग है वो लगाना सही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन भी देखा जाता है, लेबर देखी जाती है, कॉस्ट प्राइस देखा जाता है वहाँ पर। ऐसा तो नहीं कोई आतंकवादी गतिविधियाँ वगैरह चल रही हो, शांत प्रिय एरिया होना चाहिए, तो बहुत चीज़ें फैक्टर देखे जाते हैं, तब कहीं पर इंडस्ट्री लगाई जाती है। तब वो बच्चों को ये चीज़ समझाना चाहती है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? निरूपण, परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण, कुछ अध्ययन वृत्तों, मतलब केस स्टडी पर चर्चा। तो उसको क्या करना चाहिए? देखियो, फैक्ट्री का भ्रमण बहुत ज़रूरी है। जब वो फैक्ट्री का भ्रमण करेगी तब उसको ये पता चल जाएगी अच्छा कि फैक्ट्री को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है और फ्यूल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सी तो हमारा सही है, अब सी तो सभी में है, इसलिए चारों में है, कोई बात नहीं। केस स्टडीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे अलग अलग जो फैक्ट्रियों के बारे में बताया जाएगा तब हम उसके बारे में अधिक जान पाएंगे। तब डी भी सही होगा। अब डी कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। अब ये या तो एक होगा या चार होगा। अब देखिए, जो परियोजना होती प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, इसीलिए प्रोजेक्ट का काम दिया जाता है कि बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में अपने आप से ज़्यादा जान सकें। तब बी भी हमारा सही होगा। अब बी किस में है? बी सी डी, सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। बताइए क्या क्या वो योजना बना सकती है? उसको ये बताना है कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र है हमारा, जो हेल्थ का जो हमारा सेक्टर है, उसमें सरकार का क्या रोल है, इसको पढ़ाने के लिए, पूरा करवाने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, वो क्या क्या प्लानिंग कर सकती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करना, मतलब डिबेट करवाना। साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना, बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की सेवाओं की तुलना करना, मतलब पब्लिक और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में कंपैरिजन करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी, ठीक है, केरल की केस स्टडी के बारे में बताना। देखिए, जो केरल स्टेट हमारे यहाँ इंडिया में है, इसकी जो सर्विसेज हैं जो हेल्थ की, वो बहुत बेस्ट है, इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है। इंडिया में नहीं बल्कि बहुत से ऐसे कंट्री हैं जिनसे भी इसकी जो है जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तब हम इसके बारे में उदाहरण दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तब इसलिए जो चारों सही है, देखिए चारों किसमें है? फोर, ए बी सी डी, फोर इज आवर राइट। क्वेश्चन नंबर 16, हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायक कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं? बताइए। जैसे हम टीचर भी हैं और एक सिटीजन भी हैं, हमको पौधों और जंतुओं को जो है बचाना है, सेव करना है, कंजर्वेशन उनका करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, हाँ, प्लांटेशन करके कर सकते हैं। उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, भाई हम जो है गार्डन्स वगैरह इसमें कूड़ा क्यों डालें? ऐसा नहीं है कि किसी भी स्थान पर मनचाहा चौराहे पर हमने कूड़ा डाल दिया, नहीं, ये काम नहीं करना है।
प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन कराएंगे। राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटक क्षेत्रों स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। ये भी सही बात है। तो बी तो नहीं होगा, बी देख लो कहाँ कहाँ है। इसमें है, इसमें है, इसमें है, केवल कुछ पढ़ना ही नहीं, बी गलत है। तो जहाँ बी ना हो वो ही सही होगा। सो 4 इज आवर राइट ऑप्शन, ए सी डी। इस प्रकार से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के 2 नए एवं पुराने चित्रों को दिखाती है तथा वहां के एक स्थानीय वृद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। मतलब कि पूछती है कि बताइए क्या ऐसा हुआ कि जिसमें जो है समय के परिवर्तन के साथ ये चीज यहाँ पर परिवर्तन हो गया है, बदल गई है। तो अध्यापिका की गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन आपको करना है। अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है। अच्छा। अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात करना चाहती है। सही बात है। ठीक है। जिससे जो वो अध्यापिका है वो हिस्ट्री और जो हमारी जियोग्राफी है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहती है, जोड़कर पढ़ाना चाहती है। ये भी बात सही है। इसलिए वो चित्र दिखाती है कि समय के अनुसार कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। भूगोल का इफेक्ट बताना चाहती है। इतिहास से ये बताना चाहती है कि पहले यहाँ पर क्या था, अब क्या हो गया है, समय के साथ जो परिवर्तन हुए हैं। तब इसमें दोनों सही है, दोनों 4 ए और बी दोनों सही हैं। बिल्कुल 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? बताइए। आपको एसएसटी के आप टीचर हैं, आप चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएं, उनमें नई नई चीज़ें आ जाएं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? तो पहले बताइए क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप करेंगे? पारंपरिक शिक्षण अधिगम विधियों को अपनाना, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से पढ़ाएंगे। संदर्भ पुस्तकों का उपयोग करके शिक्षण कराना। गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। ये बात सही है। बिल्कुल। गतिशील आधारित अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। कक्षा में वाद विवाद ध्रुवण विधि, ये गलत बात है। सबसे ज़्यादा बच्चे एक्टिव यहाँ पर। देखिए गतिशील जो डायनेमिक वर्ड है, जो हमको ज्ञान है उसके साथ साथ में चलना। जैसे चाहे भी वहाँ की करंट अफेयर हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, सबसे अच्छा होता है कि वो ज्ञान होता है जिससे बच्चे करंट से जुड़े हुए हों। ठीक है। तो वही अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो बेस्ट होती है। तब इसमें जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, अपने माइंड से सबसे ज़्यादा सोचेंगे और वो कुछ नई चीज़ को बना पाएंगे और उनमें रचनात्मकता का विकास होगा। सो 3rd इज आवर राइट ऑप्शन। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय पढ़ा रही है। इस विधेय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए? मतलब एक जो टीचर है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ा रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? जैसे ये मेरा शहर है, ये इसका एरिया है। अब इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको ही हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। वो पढ़ा रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, सही बात है। उस शहर का क्षेत्रफल है, सही बात है। देश का जनसंख्या पिरामिड, देश की जनसंख्या पिरामिड का घनत्व से क्या मतलब? ये गलत है भाई। ऊपर रहता है एरिया, ठीक है, और नहीं, ऊपर एरिया नहीं रहता। ऊपर रहती है हमारी पॉपुलेशन, नीचे रहता है एरिया। ठीक है। और जो निकल कर आ जाता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे भारत की 382, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ऊपर पॉपुलेशन रखो,
किसी भी एरिया की कहीं की भी निकाल लो, नीचे उसका एरिया रख दो, क्षेत्रफल। तब इसमें ए बी सही होगा। कूट क्या हो जाएगा, ए बी। क्वेश्चन नंबर 21। प्रारंभिक विद्यालय छात्रों में ग्रामीण प्रशासन की कक्षा में ग्राम पंचायत पर नाटक रोल प्ले से निम्न में से क्या विकसित किया जा सकता है? बताइए, रोल प्ले के माध्यम से आप कौन सी चीज विकसित कर सकते हैं बच्चों में? जो नाटक हो रहा है वो किस पर हो रहा है? ग्रामीण प्रशासन, ठीक है, के कक्षा में ग्राम पंचायत, जो हमारे जो प्रधान वगैरह बनते हैं उस पर हो रहा है रोल प्ले। समाज के हाशियाई समूह के साथ समानुभूति, प्रजातंत्र से संबंधित संपत्तियों का अनुप्रयोग, ग्रामीण लोगों की समझ, चुनौतियों व मुद्दों की समझ, मनोरंजन आधारित अधिगम के रचनात्मक तरीके। तो सबसे पहली बात तो बी सही होगा कि देखिए, जो रोल प्ले हो रहा है एक नाटक के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकार के बारे में बताया जाता है, ग्राम पंचायत के बारे में समझाया जाता है। जो बेचारे अनपढ़ है, कुछ नहीं जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो नाटक के माध्यम से समझ सकते हैं कि अच्छा हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हमको मिलना चाहिए। तो बी तो हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, बी चारों में है, इसीलिए। ग्रामीण लोगों की समझ, चुनौती, मुद्दों की समझ, सी भी सही है। सी कहाँ कहाँ है? सी तो 3 जगह, तो चौथा तो होगा नहीं। समाज के हाशिए समूह के साथ समानुभूति, मनोरंजन आधारित अधिगम के रचनात्मक तरीके। बताइए क्या होगा? समानुभूति, ए। तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ए बी सी। ए बी सही है, ठीक है। डी वाला नहीं होगा। मनोरंजन नहीं है, रचनात्मकता कुछ नहीं है। बच्चों बस उनको जो है क्रिएटिव नहीं किया जा रहा है। क्रिएटिव क्या करेंगे? जो चीज़ है ऑलरेडी लिखी हुई उसी को तो वो प्ले करके दिखा रहे हैं। जो भी नियम है, कानून है, ग्राम पंचायत का जो काम है वही तो वो दिखा रहे हैं, कुछ नया थोड़ी नहीं इसमें कर रहे हैं। इसलिए रचनात्मकता की बात इसमें नहीं कही गई है, इसलिए गलत हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं। उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। बताइए, इन क्वेश्चन में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिससे सबसे ज़्यादा बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, समालोचनात्मक चिंतन विकसित होगा? बम्बई की फिल्मों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता का क्या नाम है? बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थीं? क्यों आया है क्वेश्चन? बम्बई फिल्म उद्योग कब पहली बार सामने आया? अब देखिए, चौथे में कब आया, बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, बिल्कुल बताना है कि जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है वो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, नाम बताना था। बम्बई की फिल्मों की प्रकृति का वर्णन कीजिए, मतलब किस प्रकार की फिल्में होती हैं। इसमें भी कोई बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अपना माइंड नहीं लगा रहे हैं। लेकिन थर्ड क्वेश्चन पढ़िए आप। क्यों? जब प्रश्न पूछा जाए, जब रीजन की बात की जाए, जब लॉजिक की बात की जाए, तब उससे सबसे ज़्यादा समालोचनात्मक चिंतन विकसित होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। आपकी हिस्ट्री की पेडागोजी में एक चैप्टर है, उसका नाम ये समालोचनात्मक चिंतन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मतलब क्या कारण था कि जो मुंबई की फिल्में थी वो प्रवासियों, ठीक है, जो माइग्रेंट होते हैं इनके जीवन पर आधारित थी। तो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। अब समालोचनात्मक चिंतन तो आप जानते ही होंगे, देखिए जो लोग नहीं जानते वो सीख ले। इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन, इसका मतलब है कोई, जैसे आपने किसी को, जो कोई मुद्दा है, कोई बात है, तब बच्चों अपने प्रकार से सोचे, अपना माइंड लगाएं। ऐसा नहीं आपने कुछ भी बता दिया और बच्चों ने वैसा ही मान लिया। बिल्कुल, अगर बच्चे सीधी सीधी बात, आपकी कही गई बात को मान लेते हैं तो बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन नहीं है। आपने कोई क्वेश्चन किया,
बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर तो कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक भी बता रहे हैं, तर्क भी कह रहे हैं। ठीक है, तब उन बच्चों में क्या है, उन बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन है। समालोचनात्मक कहो या आलोचनात्मक कहो, इंग्लिश में इसको सीटी के नाम से जानते हैं, सीटी क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है समालोचनात्मक चिंतन वाला, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए आप सब्जी लेने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर आपने सब्जी पूछी, ठीक है, बहुत सी सब्जी रखी हुई थी, आपने आलू का रेट पूछा तो उसने कह दिया कि आलू जो है 20 रुपये किलो है। ठीक बात है, आपने मोल भाव किया लेकिन उसमें कम नहीं किया, 20 रुपये किलो आलू बताया। आपने पूछा कैसे आलू है, तो दुकानदार ने जो है बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छे हैं, ले जाइए, बिल्कुल बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल मीठे वगैरह नहीं है, इस प्रकार की उसने अपनी तारीफ की। अगर आपके अंदर समालोचनात्मक चिंतन नहीं है, तब आप क्या करेंगे कि भैया 1 किलो आलू जो है वो पैक कर दीजिए। आप देखेंगे नहीं कि ये वास्तव में सही है कि गलत है। अगर आपके अंदर समालोचनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, तब आप जो लेंगे तो आलू ही, आप पहले इनको अच्छे से देख लेंगे कि अच्छा भाई अच्छे वास्तव में हैं कि नहीं है, अच्छे हैं तो कितने अच्छे हैं, ऐसे तो नहीं सड़े गले हो, ठीक है, फिजिकली तो आप देख ही सकते हैं। तब ये चीज़ें आप देखेंगे, तब किसी भी चीज़ के गुण और दोषों के बारे में जानना समझना, उसको ही हम कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन। इट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक, इसका नाम बदल दिया, चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है। छात्र केवल शैक्षिक शिक्षण गतिविधियों के अंत में सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, पूछ सकते हैं। छात्रों के प्रश्न काल का समय शिक्षक के प्रश्न काल के समय के अनुपात से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। जो टीचर है उसके लिए कम टाइम दिया जाता है, बच्चों के लिए प्रश्न पूछने के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाता है। कक्षा में चर्चा किए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, ठीक है। शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए, हाँ ये भी बात सही है, बिल्कुल सही। तो डी तो हमारा बिल्कुल सही है। देख लो डी कहाँ कहाँ, 4 जगह है, 3 में नहीं है, तो ये तो गलत होगा। अब एक बात ये भी है, जब बच्चों को आप प्रश्न पूछने के लिए अवसर देंगे, मौका देंगे, तब बच्चे अपनी बात को कह पाएंगे। सो ए भी हमारा सही है। तब ए वाले, इसमें ए नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। अब 2 बचे हमारे पास, ए बी दोनों में, डी डी भी। अब बी सी चेक करना है, इसमें तो सभी चेक करने ही पड़ गए। छात्रों के प्रश्न काल का समय, मतलब जो बच्चों के प्रश्न पूछने का समय है वो शिक्षक के से ज़्यादा है, मतलब बच्चों को ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं सीखने के लिए, पूछने के लिए। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। तो बी भी हमारा सही है। तो कौन कौन सही हो गया, सेकेंड, ए बी डी, इसमें तो सभी चेक करने हो गए। ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है 2022 के। और 2024 वाले भी क्वेश्चन इस सेट में रखे हुए हैं, ठीक है, आगे हैं। 2024 में जो अभी आपका जनवरी में पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चन है। बस आप लोग लगे रहिए, कंटिन्यू रहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त है। जस्ट 1 मिनट। हाँ सही है, डी वाला तो ठीक है। देखिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त है, कौन सी जो है तरीका अच्छा है। बच्चों में आप क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मुद्दों पर चर्चा, दृश्य श्रवण सामग्री, ऑडियो विजुअल, शिक्षक का मत, बताइए क्या क्या होना चाहिए। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी वो तीनों से होगी,
मुद्दों पर चर्चा कराएंगे तो बच्चों को क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा बोलने का, कहने का। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी तो होगा नहीं। ऑडियो विजुअल सामग्री से बच्चों की समझ जो है वो ज़्यादा विकसित होगी। शिक्षक का मत जो है, जैसे बच्चों को जो टीचर है उसका अप्रोच, उसके जो है एस्पेक्ट के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। तो इसमें तीनों सही है। सो फोर्थ इज आवर राइट, ए बी सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आलोचनात्मक चिंतन, कि इसमें जो एसएसटी में टोटल एक चैप्टर का नाम ही है, पूरा चैप्टर ये आलोचनात्मक चिंतन है। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम, निगेटिव क्वेश्चन आ गया, सबसे कम पूछा जाए, नॉट पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, एक केवल एक को ही छोड़कर, इस प्रकार की अगर शब्दावली कहीं पर यूज हो तब समझ जाना कि वो क्वेश्चन निगेटिव है। सबसे कम महत्वपूर्ण, छात्रों को पूर्वाग्रह पहचानने में सहायता करना, सही बात है। जिसमें आलोचनात्मक चिंतन होगा वो जो है पूर्वाग्रह, जिसको हम बायसनेस कहते हैं, पहचानने में सहायता मिलती है। छात्रों को परिस्थिति को विभिन्न प्रक्षेपों में देखने में सहायता मिलती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से बच्चे देख पाते हैं किसी भी घटना को, ये भी सही है। छात्रों में प्रश्न कौशल का विकास होता है, मतलब प्रश्न पूछने की जो स्किल है वो डेवलप होती है, ये भी सही है। तो तीनों तो सही है, एक बचा वही गलत होगा। छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना, मतलब जैसा आप बच्चों को पढ़ा दो, कह दो कि यही सही है, ठीक है, यही सत्य है, ऐसा नहीं है, तब बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो विकसित नहीं हो पाएगी। तब चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा कैसा हो जाएगा, चौथा हमारा गलत हो जाएगा, और जो गलत है वो ही सही है, क्योंकि हमको नहीं वाला बताना था। सबसे कम का मतलब होता है जो नहीं है। सो फोर इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कीजिए आराम से। निम्न में से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है। ये चार कथन हैं, बताइए किसके द्वारा बच्चों में सबसे ज़्यादा आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, संगत और असंगत सूचना में अंतर करना, पाठ्य पुस्तक के विषयों पर निर्देशित चर्चा करना, प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना। बताइए क्या होगा इसमें, हो जाइए, छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन विजुअल नहीं है, अब सही है। किससे होगा, तो देखिए पाठ्य पुस्तक के विषयों पर निर्देशित, निर्देशित का मतलब है जैसा कहा जाए केवल वैसे उसी प्रकार से आपको चर्चा करनी है, क्योंकि लिमिटेड है। ठीक है, आपने जो चर्चा पर चर्चा है, जो डिबेट है, उसको क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। आपको लिमिटेड नहीं करना था, निर्देशित नहीं करना था। और ये कैसा है, केवल एक बुक से एंटर्ड है। ठीक है, इसलिए ये सी वाला जो है वो गलत होगा, सी गलत है। सी देख लीजिए कहाँ पर है, इसमें भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तब क्या बचा, सेकंड, सेकंड इज आवर राइट ऑप्शन। तब अगर आपको एक भी कथन सही से अगर आपकी पकड़ में आ जाता है, तब उसको रखकर आप आंसर को अपने चेक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। सो सेकंड इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, बताइए। अनुभवजन्य साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, जो हमारे एक्सपीरियंस से जो हमें एविडेंस आते हैं, मिलते हैं, वो क्या है। अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़े के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। देखिए इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हम किससे करते हैं, अपने इंद्रियों से ही करते हैं। तब अनुभव ज्ञान साक्ष्य का मतलब है वो साक्ष्य जिनको हमने अपने आप से इकट्ठा किया, जिनमें हमने अपना इफर्ट लगाया है। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु
आगमनात्मक उपागम का उपयोग करना हो तो आप बताइए। आप इंडक्टिव मेथड अप्रोच का कैसे उपयोग करेंगे एसएसटी की क्लास में। विभिन्न स्तरों ग्रेड की शिक्षण अधिगम गतिविधियों को एकीकृत कर लेंगी। समस्या को एक सामान्य सिद्धांत के प्रयोग से हल कर लेगी। विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगी। बच्चों को उनके स्वयं ज्ञान सृजित करने की स्वतंत्रता दे देगी। देखिए, अब बच्चों में जो है आगमनात्मक उपागम है, इंडक्टिव अप्रोच का डेवलपमेंट करना है, तो बच्चों को आप क्या करेंगे, बच्चों को स्वयं ज्ञान सृजित करने के लिए, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी 2005 वो कहती है कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान को क्या करते हैं, सृजित करते हैं। जो चाइल्ड है वो ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी पर हमारी जो है कंस्ट्रक्टिविज्म पर हमारी एनसीईआरटी आधारित है। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करें। पहले इनको पढ़ना है। कथन ए, बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। क्यों दूर रखना चाहिए? अगर बच्चे कोई चीज चल रही है उससे दूर रहेंगे तो वे जानेंगे कब। शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में दिया गया हो, मतलब जो इशूज जो समाप्त हो गए, जो करंट में ना चल रहा हो, जिस पर बहस चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिगम उपयुक्त होगा। वो कक्षा में अधिगम उपयुक्त कैसे होगा? जिस पर डिबेट हो चुका है, जो चीज़ सोसाइटी में चल रही है उस पर तो ठीक है। अब जो चीज़ निपट चुकी है, जो 1 साल पुराना मुद्दा है, तो उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने क्लासरूम में? तो इसमें जो है बी वाला गलत है बिल्कुल। और बच्चों को आप द्वंद्व से, ठीक है, और संघर्ष से जो भी चीज़ें हैं आप उनसे दूर नहीं रखेंगे बच्चों को, क्योंकि आपको क्या है, बच्चों को उनकी रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना है। तो इसमें दोनों जो गलत हो गए। सो फर्स्ट इज अवर राइट ऑप्शन, ए और बी बोथ आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने से पहले निम्न में से कौन सा तरीका आनुभविक अधिगम हेतु उपयोगी हो सकता है? बताइए, कौन सा अधिगम का तरीका उपयोगी होगा? किसी क्षेत्र की वनस्पतियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर वाद विवाद, विद्यालय व घर के आसपास के वृक्षों का अवलोकन करना, क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों को विश्व के मानचित्र पर दर्शाना, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का भ्रमण कराना। बताइए, कैसे आप सबसे ज़्यादा जो नेचुरल, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती, फ्लोरा और फौना है, तो आप कैसे उनको दे सकते हैं उनके अनुभव के माध्यम से? तो सीधी सी बात है, भ्रमण की बात की गई है। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। उनको नेचुरल हिस्ट्री जो म्यूजियम है उसके हम भ्रमण करा देंगे, फील्ड ट्रिप करा देंगे, जिससे उनको वास्तविक दुनिया में देखने का मौका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछती है। कौन कौन से प्रश्न पूछती है? पंचायत को एक समिति के द्वारा ही कार्य क्यों करना होता है? क्यों सरपंच को सारी शक्तियां क्यों नहीं दी जाती हैं? उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है? किस प्रकार के उत्तर होने चाहिए? पंचायत व्यवस्था की गहन समझ, खतरे एवं लाभों के बारे में सोचना, केवल व्यवस्था की कमियां दिखाना। कमियों की तो बात नहीं की गई है, केवल ये कह रही है कि जो है पंचायत में जो सरपंच होते 5 लोग होते हैं या 6 लोग होते हैं, कमेटी के रूप में काम क्यों करती है? भाई एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार दे तो वही कर लेगा सभी काम, ऐसा क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे क्या कारण है? तो कमियां देखने की तो बात नहीं हो रही थी, तो होगा नहीं। विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार खोज में लगना, ये भी सही है। तब सी वाला तो सही नहीं है। सी कहाँ कहाँ पर है? इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, ये गलत हो जाएगा। तब ए बी डी तीनों हमारे कैसे हैं? सही हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32। सामाजिक विज्ञान में आंकलन
ठीक है, आकलन को बल देना चाहिए। मतलब आप एक एसएसटी के टीचर हैं तो आप किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों का जो है आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, केवल आप किसकी राइटिंग अच्छी है उस आधार पर जांचेंगे। अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद करने का मापन, कौन ज़्यादा याद कर सकता है, किसकी रिटेंशन पावर ज़्यादा है। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने, देखिए जोड़ने की बात आ गई। ठीक है, कि अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। हम केवल इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा वो बच्चा है जो पढ़ी गई किताबी चीज़ों को अपने समाज से, संस्कृति से जोड़ लेता है, वो बच्चा अच्छा है, उसका हम आकलन करने पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। बताइए, जो हमारी कैसी, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, जो हमारी एक्टिव सोशल साइंस की जो क्लास है उस वो कैसे बच्चों को प्रेरित कर सकती, मोटिवेट कर सकती है। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, केवल बुक को ही आधार मानकर पढ़ना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना। तो सीधी सी बात है, बच्चे सबसे ज़्यादा मोटिवेट होंगे जब उनको काम करने का मौका देंगे, रियल लाइफ में सीखने का हम अवसर प्रदान करेंगे। चुनौतीपूर्ण जो भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैं वो बच्चों को दे दीजिए। ठीक है, उनको आप पार्टिसिपेट कीजिए, सीखने में उनकी मदद कीजिए। इसलिए थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस चीज़ पर शिक्षक को बल देना चाहिए बताइए। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार। देखिए बच्चों में अगर आप बिल्कुल रियल लाइफ में अगर भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके सीधी सी बात है, आपको भूकंप के दौरान, ठीक है, दौरान बरती जाने वाली हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, कथन, ठीक है, और तर्क है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, छोटे से ही हमको बच्चों को एसएसटी का ज्ञान कराना चाहिए। यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील, ठीक है, सेंसिटिव बनाता है तथा उनमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ये भी सही बात है, जब बच्चे छोटे से ही देखेंगे कि जो हमारी सोसाइटी किस प्रकार से वर्क करती है, कैसे लोग रहते हैं, क्या समानता है, क्या विसमानता है, क्या सिस्टम है, तब इसमें दोनों सही है और जो हमारा तर्क है वो इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए फर्स्ट। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध कर सकते हैं, मतलब इसको किस चीज़ से आप जोड़ सकते हैं। एक लोहा बनाने वाले हैं, ठीक है, और जो फैक्ट्री मालिक हैं, इन पर चर्चा आप कर रहे हैं, तो आप जो है भूगोल की पाठ्य पुस्तक के कौन सा वो चैप्टर होगा, उस चैप्टर का क्या नाम हो सकता है। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, हमारे पृथ्वी के अंदर। देखिए, अब लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इनका भाई हमारे पृथ्वी के अंदर इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर तो विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो डी तो होगा ही नहीं बिल्कुल। तो क्या क्या चैप्टर के नाम हो सकते हैं, खनिज संसाधन हो सकता है, उद्योग हो सकता है, ऊर्जा संसाधन हो सकता है, तो ये तीनों हो सकते हैं, डी वाला नहीं होगा। कहाँ कहाँ डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है,
क्या बचा? ABC। देखिए एक चीज को ही पकड़कर हमने अपना ऑप्शन ढूंढ लिया कि जब डी नहीं होगा, डी 3 जगह है तो वो तो गलत ही होगा। सो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? बताइए क्या उद्देश्य है? समसामयिक मुद्दे का मतलब होता है करंट इश्यूज, जो इसमें वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे वर्तमान में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आया है। 18वीं लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री पद को चुना जाना है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए जो है नामांकन चल रहा है। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ाने का मतलब क्या है, क्यों पढ़ाई जाए क्लास में? देश के जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में जागरूकता डेवलप होगी इससे। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी सही है। सनसनीखेज खबर उपलब्ध कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। ये तो जो यहाँ पर जोड़ने की बात आ जाए रियल लाइफ से, वो हमेशा सही होता है, तो डी तो हमेशा सही होगा। अब डी देखो कहाँ कहाँ है। डी तीसरे वाले में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, और तीनों में है। चलिए कोई बात नहीं। सनसनी खेज खबर, सनसनी खेज का मतलब है कि खबर तो छोटी है लेकिन आपने बढ़ा चलाकर जो है बच्चों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसको भी आप फैला रहे हैं। तब आपको जो है कोई सनसनी खेज नहीं, बिल्कुल बैलेंस्ड अच्छी खबर को बच्चों को उपलब्ध कराना है, ठीक है, जिससे बच्चों में निगेटिव मोटिवेशन ना हो। तब सी तो हमारा नहीं होगा। सी कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। तो क्या बचा? 4। ABD। ए सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। आलोचनात्मक चिंतन को पढ़ाने के लिए हम करंट इश्यूज की बात करते हैं। इसलिए जो करंट अफेयर होती है वो सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि बच्चे अपने रियल लाइफ से कितने जुड़े हुए हैं। अब जैसे करंट का क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में भी कि अभी जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए वो कौन सी नंबर की लोकसभा के चुनाव हुए? वो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। क्वेश्चन नंबर 38। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। आप जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि समानता क्या होती है, तब क्या क्या आप कर सकते हैं? अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, हाँ सही है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ओके। संविधान में परिलक्षित मतलब जो भी संविधान में लिखे गए हैं मूल, जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्राटर्निटी है, पीस है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, ये प्रकार के जो भी मूल्य हैं उन पर आधारित होना, ठीक है, ये भी सही है। यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, ये बात गलत है। हमेशा जो अंतर होता है, अंतर का मतलब हमेशा असमानता नहीं होता। अंतर भी होना हमारी सोसाइटी में जरूरी है। अगर अंतर नहीं होगा तो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा कंट्री है, वो रन ही नहीं कर पाएगी। अब आप एक उस बात मानिए, कल्पना कीजिए कि आप जहाँ भी रह रहे हो आपकी सोसाइटी में, मान लीजिए कोई भी नहीं छूटा है, सभी जो लोग जो है वो एक ही पोस्ट पर मान लीजिए टीचर बन गए, सभी लोग टीचर बन गए, कोई भी नहीं छूटा, सब टीचर टीचर हैं, या कोई भी सभी डीएम डीएम बन जाए, तब क्या वो पद की कोई गरिमा रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब जो है कि अगर आप टीचर हैं, ठीक है, एक जो है वो खाली है, एक बंदा भीख मांग रहा है, तभी तो आप बेस्ट हैं, तभी तो असमानता है। तो असमानता हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होती है। ये बात किसने कही है? जिन जो हमारे भारत के नोबल लॉरेट हैं, इनका नाम है, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इनको मिला था जे नोबेल पीस प्राइज। अभिजीत अभिजीत बनर्जी को भी मिला, ऐसा ही नाम एक और है तो हम भूल गए। चलिए ध्यान आएगा तो बता देंगे, आप लोग बताना। अभिजीत बनर्जी को तो 2019 में मिला, इनके लिए मिला था 1998 में।
नाम स्लिप हो गया। तब जो समाज में असमानता होना बहुत जरूरी है, तो डी गलत होगा, तब डी वाला गलत होगा और तीनों जो सही हो जाएंगे। तो ए बी सी डी तीनों नहीं, डी नहीं सही है, गलत हो रहा है ये तो। ए बी सी थर्ड सही होगा, ए बी सी। वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। वृत्त चित्र मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी दिखाया जाता है, किसी का वर्णन किया जाता है उसको, ठीक है, अध्ययन क्यों उपयोगी है। यह सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक विषय के तौर पर प्रस्तुत करता है। ये पाठचर्या का बोझ कम करता है। यह घटना का प्रथम दृष्टया की भांति ब्यौरा देता है। ये मनोरंजनदायक है। वृत्त चित्र मतलब जो हमारी जो बुक्स वगैरह होती हैं, जो चित्र बने हुए होते हैं, चित्रों के माध्यम से कोई कहानी है, किसी घटना का वर्णन किया जाता है, तो ये क्या है, जो हमको एक एग्जाम्पल दर्शाती। जैसे आप ध्यान कीजिए, एक ऊपर क्वेश्चन था कि एक लड़की है, वो पानी पर जाती है विभिन्न प्रकार के से, तब शिक्षक जो है उसका उदाहरण देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वृत्तांत कहते हैं। उसी प्रकार से वृत्त चित्र होते हैं। तब थर्ड जब राइट ऑप्शन, ये घटना का प्रथम दृष्टया जो है की भांति ब्यौरा पेश करते हैं, ब्यौरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। ठीक है, जो अभी हम वृत्तांत की बात कर रहे हैं उसी चीज का, ऐसा सही है जी। वृत्तांतों से छात्रों को विचारों और संस्थानों को समझने और उन पर चिंतन करने को बढ़ावा मिलता है, ये भी बात सही है। जितनी हम विभिन्न प्रकार की कहानियों का यूज करेंगे, बच्चे उतनी ही प्रकार से उनसे जुड़ पाएंगे और अपने जो है क्रिटिकल थिंकिंग है उसको विकसित कर पाएंगे। तो दोनों इसमें सही है। और जो है व्याख्यान भी सही, क्योंकि ऊपर भी वृत्तांत की बात की गई है, नीचे भी वृत्तांतों से ही रिलेटेड है और ये सीधे सीधे इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बात ये है। सो थर्ड यहाँ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जिनको उनको भारत रत्न भी मिला है, लेकिन मैं उनका नाम अभी भूल गया हूँ, क्या था। भारत के पहले जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको अर्थशास्त्र में मिला है नोबेल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 41, अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण और विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है। अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर, ठीक है, जो भी चीज़ें चाहिए वो दे देती है। विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग मतलब अपने आप से प्रयोग करिए, खोज करिए और फिर इसका एनालिसिस कीजिए के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है, वो कौन सी स्ट्रेटजी का प्रयोग कर रही है। पाठ्य पुस्तक आधारित उपागम, सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, ये तो होगा ही नहीं, तो तीन बचे। तो इसमें जो है सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम, इसको हम कहते हैं सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। सो सेकेंड इज करेक्ट। हाँ, अमर्त्य सेन, अब मुझे नाम याद आ गया, अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन को 2000 मतलब अमर्त्य सेन को जो है 1998 में वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए मिला था नोबेल प्राइज। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज है, उसमें अंतर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिफरेंसेस इज इनएविटेबल इन आवर सोसाइटी। अमर्त्य सेन, और इनको जो है भारत रत्न भी बाद में मिला था। तो इनका नाम याद रखना, अमर्त्य सेन। अभी जिंदा हैं जी, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कक्षा में महिलाओं की
समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आम महिलाओं के प्रति जो है संवेदनशीलता बच्चों में विकसित करना चाहते हैं। कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? छात्रों को इतिहास में महिलाओं के ऊपर पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा केवल आप कह दें कि जाइए जो स्त्रियों के ऊपर जो भी इतिहास में लिखा है उसको पढ़कर आइए, इससे आपके अंदर संवेदनशीलता विकसित होगी। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा कि आप महिलाओं के प्रति महिलाओं से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड आप बताएं। भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्म विश्लेषण, सबसे पहले तो अपना एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि हमको जो भेदभाव है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों गलत है। ठीक है, तो ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ एनालिसिस तो सभी को अपना अपना करना चाहिए। तो सी तो देखो कहाँ कहाँ है, 3 में सी है, तो पहला में नहीं है, तो पहला तो होगा नहीं। चौथा क्या है? समाज में पुरुषों महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर चर्चा करने के द्वारा, हाँ शक्ति पर चर्चा भी हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तब डी भी हमारा सही है। अब सी भी सही है, डी भी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी डी। ठीक है, सी डी, ये देखने वाली सी डी नहीं है, सी, ऑप्शन नंबर 3। पहले समाज में बच्चों को सिखाने से पहले कोई चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर आप ही भेदभाव करते हैं तो बच्चे भी उसी प्रकार से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, बने रहिए क्लास में, ओनली 50 क्वेश्चन है। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोतों से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? ऐतिहासिक स्मारक है, जैसे हमारा ताजमहल हो गया, ठीक है, लाल किला हो गया, बिल्कुल रियल चीज़ दिखा रहे हैं कि देखिए ये जामा मस्जिद है, ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार, ये चीज़ें डायरेक्टली आप दिखाते हैं। तब ये क्या है, ये कौन से प्रकार के स्रोत हैं? देखिए जो एसएसटी में 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक प्राथमिक होते हैं जो अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे नदी है, पर्वत है, पठार है, और मोन्यूमेंट्स हैं, मतलब ये हमारे स्मारक वगैरह हैं। सेकेंडरी होते हैं जो इन पर आधारित होते हैं। तब जो ऐतिहासिक स्मारक है वो प्राथमिक स्रोत है, इसमें कोई ज़्यादा, ठीक है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको पेडागोजी के चैप्टर में पढ़ाया भी है। चैप्टर नंबर शायद 5th था या 6th था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था। इस चैप्टर का नाम था कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 44, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट कार्य करवाना चाहता है। मतलब एक टीचर है, उसने कहा कि जो डिवाइडेशन ऑफ इंडिया है, भारत के विभाजन पर आप जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित हो, बिल्कुल मूल चीज़ों पर आधारित हो, एक प्रोजेक्ट करवाइए। तो उसको क्या करना चाहिए? मौखिक इतिहास। अरे मौखिक इतिहास से कैसे प्रोजेक्ट कार्य करवाएंगे? कौन कौन लोग अब बचे होंगे उस समय के? समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, उपन्यास, आत्मकथाएं। देखिए जो उपन्यास आत्मकथाएं होती हैं ये द्वितीयक होती हैं, प्राथमिक नहीं होती। तो बिल्कुल जो उस टाइम के समाचार पत्र हैं उनकी आप सहायता ले सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए। तो क्या होना चाहिए? समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। सो सेकेंड इज एवर राइट। ठीक है, ये प्राथमिक है, ये कैसा है? हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी स्रोत है, प्राथमिक है, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45, स्थानीय समाचार पत्र से, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? बताइए, समाचार पत्र किस में रखे गए हैं? मैंने आपको चीख चीख कर पढ़ाया था, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो जो समाचार पत्र होता है वो प्राथमिक में आता है, क्योंकि ये मूल रूप में है, ठीक है, अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए समाचार पत्र कहता है वो प्राथमिक है। क्वेश्चन नंबर 46, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है? बताइए किसको नहीं कहा जा, क्यों नहीं कहेंगे प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत? टेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। जियाउद्दीन वर्नी, मुजफ्फर आलम,
अबुल फजल, रसुंदरी देवी, किसको नहीं रखा गया प्राथमिक स्रोत के अंतर? तो देखिए जो जियाउद्दीन बरनी है, ठीक है, तो इनको जो है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। और जो मुजफ्फर आलम है ये भी पुराने हैं, ये इतिहासकार हैं, ठीक है, जो मूल रूप में इनकी चीज पाई जाती है। अबुल फजल जिनको तो आप नाम जानते ही हैं, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी, अकबरनामा लिखी थी, अबुल फजल। रसुंदरी देवी ये भी है, लेकिन जियाउद्दीन बरनी है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, द्वितीय स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का संविधान प्राथमिक है, मूल स्रोत में है अपने भारत का संविधान प्राथमिक रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग C.A. बेली द्वारा लिखित इन इलेक्टेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बताइए क्या होगा इसमें? देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है वो भी अपने मूल रूप में है, प्राचीन है, तो ये भी हमारी प्राथमिक में हो गई। भारत का संविधान तो प्राथमिक है ही, दोनों सही है। जेम्स मिल जो थे वो अंग्रेज थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो प्राचीन समय की है, मूल रूप में है। तो ये जो है प्राचीन चीजें हैं वो कैसी है, वो हमारी जो है नहीं दिख जाए, किसमें इसका कौन सा बताना है? द्वितीय स्रोत बताना है। अच्छा अच्छा, द्वितीय बताना है, हाँ ठीक है, तो द्वितीय किसमें ये होगा? थर्ड। C.A. बेली द्वारा लिखित इन इलेक्टेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल्टन जो प्रारंभिक है, ठीक है, प्राचीन समय की बात है ब्रिटिश इंडिया की, तो ये भी किसमें है? ये प्राथमिक स्रोत में आती है। तो सेकेंड स्रोत में कौन आएगा? C.A. बेली द्वारा लिखित इन इलेक्टेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब जिसको भी कंफ्यूजन हो तो जो हमारी जो पेडागोजी वाली क्लास पड़ी हुई है, प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत जो हमने पढ़ाए हैं उसको देख लें जाके, ठीक है, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? बताइए कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत है? द ग्रेट मुगल्स, बाबरनामा, मेमोरीज ऑफ बाबर, मेमोरीज ऑफ बाबर, द ग्रेट मुगल एंड देयर इंडिया, बाबर, तैमूरिद प्रिंस एंड मुगल एम्परर, कौन सा इसमें होगा? प्राथमिक स्रोत जो कि प्राथमिक है, ठीक है, तो इसमें जो प्राथमिक माना गया है वो क्वेश्चन नंबर 4, जो चौथा है, चौथा नहीं, द ग्रेट मुगल्स प्राथमिक स्रोत जो है उसमें द ग्रेट मुगल्स को माना गया है। अब पता नहीं जी किस आधार पर मान लेते हैं, इतना बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं इसके बारे में डिटेल से पता है, ठीक है, प्लीज़ आप लोग एक बार क्लास को देख लेना जाके, वहाँ पर मैंने समझाया है, जो एक्सप्लेन किया डिटेल में। तब इसमें जो माना गया था आंसर वो माना गया था द ग्रेट मुगल्स जो है प्रारंभिक जो है मतलब प्राथमिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 49, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है, बताइए क्यों प्रोजेक्ट वर्क को रखा जाता है, क्यों प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है SST के स्टूडेंट को ज़्यादा है? विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना, पहला ही सही है। आ गया, देखो जोड़ना वाला सही होता है, और जो भी चीज़ समाज से जोड़कर पढ़ाई लिखाई जाए वो सबसे ज़्यादा सही है, वही ऑप्शन सही है, इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन, इसमें किसी को भी कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते, नहीं हो पाते, तो उनको सिंपली छोड़ दो, क्योंकि हमको 100% स्कोर नहीं करना है, ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन को भी स्किप नहीं कर देना है। कोई क्वेश्चन बहुत बहुत ऐसे आ जाते हैं, तो सभी को कुल मिला के मेरी बात ये समझे कि सब कुछ नहीं, आप ये मत समझे कि हम सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ तैयार कर लें, सब कुछ कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? सबसे कम नकारात्मक क्वेश्चन है, वो प्रकार के क्वेश्चन नकारात्मक होते हैं जिसमें नहीं, केवल, मात्र, एक को ही छोड़कर इस प्रकार की बात कही जाए, तो ऐसे क्वेश्चन नकारात्मक क्वेश्चन होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, विद्यार्थियों की प्रतिभागिता मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, शिक्षक का मार्गदर्शन। तो जो शिक्षक का मार्गदर्शन है वो सबसे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? और ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी। आपने अगर किसी बच्चे को प्रोजेक्ट काम दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क दिया, तब उसका लर्निंग आउटकम तो भी आपको पता करना है, नहीं तो उसको देने का फ़ायदा क्या रहेगा। प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। विद्यार्थियों को पार्टिसिपेशन आपने तो दिया उनको प्रोजेक्ट कार्य, बच्चों ने घर पर बैठकर ही पेपर पर ही लिख डाला, सब कुछ ऐसे ही, वो करने नहीं गए। तो विद्यार्थियों की जो भागीदारी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो तीनों हमारे सही है, और हमको सबसे कम महत्वपूर्ण जो टीचर की गाइडेंस है सभी ऑप्शन को देखते हुए वो सबसे कम इम्पोर्टेंट है। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। क्लास के बारे में बताएं कैसी लगी क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी लोग जुड़े रहें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर दे, और सभी लोग क्लास को लाइक करें और शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।